हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने कल नहीं देखी है तो आप उसको जाके जरूर देखिए, ठीक है। कल रात में ही वीडियो अपलोड की थी। और इस वीडियो को देखने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने से ये फ़ायदा होगा कि हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। सेम जो पैटर्न आपके सामने ये है, इसी पैटर्न पे आपका आने वाला एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार का, किस लेवल का पेपर आपका आता है। आपके लिए वो इजी भी हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो बहुत मुश्किल भी हो, किसी के लिए मॉडरेट हो सकता है, मतलब उसे नॉर्मल ही लग सकता है। तो आप इस पेपर की वीडियो को देखिए पूरे अच्छे तरीके से। लास्ट में मुझे बताइए कि अगर सेम पेपर आपके लिए रिपीट हो जाए तो आपके लिए ये पेपर कैसा रहेगा, आप इसको आसान मानोगे या फिर आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी घटना कब हुई है, ठीक है, कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। इस आधार पे आपको क्या करना है, इसको कालक्रम में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 18 हुआ था, ठीक है। फिर यूएनओ की स्थापना की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस का जन्म जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में, न्यायसंहिता परिषद जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट जो है ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 1990 के उसके आसपास या उसके बाद की घटना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको वन वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में दो ही जगह दिख रहा है, बी और सी, ठीक है। अब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यानी फोर्थ आएगा, तो आपको सीधा सीधा आंसर पता लग जाएगा कि सी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। यही आपको पता करना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 1951 से जापान का निम्नलिखित में से किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है, ठीक है। तो ये अमेरिका हो जाएगा, सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक संपदा माना जाता है। तो वैश्विक संपदा देखिए, धरती का जो वायुमंडल है इसको वैश्विक संपदा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप समुद्री सतह को मान सकते हैं, अंटार्कटिका को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, वैश्विक संपदा में आता है। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राजील में जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो किस मुद्दे पर केंद्रित था। तो ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने दो सूची दे रखी है, इसको आपस में मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या की वृद्धि दर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला पहला विकासशील देश। तो किसने करा है जनसंख्या को नियंत्रण, तो श्रीलंका ने करा है, ठीक है। तो ए का टू से इसमें इसमें शायद सीधा आंसर लगा दिए हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर इस देश की खुफिया एजेंसी का नाम इंटर सर्विसेज है, आईएसआई कहाँ की है, पाकिस्तान की है, ठीक है। सीधे सीधे इसमें तो आंसर लगा ही रखे हैं पहले से। एक हिमालयी देश जिसके विकास कार्यों में सबसे अधिक अनुदान भारत ने दिया है, भूटान हो जाएगा, ठीक है। फिर 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र हुआ था, बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सामने सामने लगा रखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दे रखे हैं, उसको हमें पढ़ना है। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया, क्या ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अभिकथन जो है और कारण जो है दोनों ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है। तो यूएनओ के जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरियस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया था। तो भारत को छूट दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य 1950-60 के दशक में स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें अभिकथन को पढ़ते हैं। 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आसियान को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने का था, ये गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कथन तो सही है लेकिन कारण जो है यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन अपना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच आएगा, ठीक है, मंच कहा जाता है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व था। कांग्रेस का था, सिंपल है। तो ये हमारा जो सेक्शन ए था
ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सिंपल है सेक्शन ए, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं। सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासनकाल के दौरान पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के एक के बाद एक गिरने के कोई दो कारण बताने हैं कि क्यों यहाँ पे जो सोवियत सरकारें थी वो गिर जा रही थी। ठीक है, साम्यवादी सरकारें जो थी ये गिर जा रही थी सोवियत संघ में। तो सोवियत खेमे में देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ पे शासन करती है वो कहीं ना कहीं जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी। इस कारण लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, फिर गोर्बाचेव के शासन में कोई खास बदलाव नहीं आया था। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने जनता की इच्छाओं को और बढ़ा दिया था। ठीक है, जिससे सोवियत संघ के नेता संभाल नहीं पाए थे, इस कारण भी ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसको कहा जाता है। तो आपको पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद इन्होंने क्या करा था, अपनी जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको छोड़ के पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ये गए थे। इसके लिए इन्होंने क्या करा था, शॉक थेरेपी को अपनाया था। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद इनके 90% उद्योग जो थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए थे। कंपनियां जो थी, जो काफ़ी महंगी और कीमती कंपनियां होती थी, वो औने पौने दामों में बेच दी गई थी। इनका औद्योगिक ढांचा जो था वो बिल्कुल ही चरमरा उठा था, इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के किन्हीं दो कारणों, दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए। तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी और पंजाब में उग्रवादियों को हथियार प्रशिक्षण और धर्म प्रदान करना। ठीक है, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रहता है। उसका कारण जो है पाकिस्तान क्या है, जो आतंकवादी जो लोग हैं उनको हथियार पहुंचाता है पंजाब में, कश्मीर में। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको पैसा देता है, जो भारत में आके कहीं ना कहीं बम फोड़ते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। फिर भारत पर आतंकवादी हमले करवाना और आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, इसीलिए संघर्ष रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच में जो विशेष मधुर संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत और नेपाल दोनों देश, एक संधि हो रखी है उनके बीच में, जिसके तहत हमारे लोग वहाँ पे और वहाँ के लोग यहाँ पर बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, और काम भी कर सकते हैं। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन, साझे प्राकृतिक संसाधन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पे भी एक साथ आए हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कोई दो उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य जो था वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना था, जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में सहयोग की राह दिखाना था, पूरी दुनिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए, यानी यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। तो इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहा जाता है। ठीक है, और ये बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, उनकी और वो प्रोवाइड करता है, उनको हिंसा से बचाने का काम करता है। मेडिसिन हो गए, उनके अधिकारों के लिए काम करता है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेक्शन बी हो गया, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे सेक्शन बी में। अब चलेंगे सेक्शन सी में, यहाँ पे आपको 4 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चीन के तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि करने के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है, यानी चाइना जो है बहुत तेजी से विकास कर गया। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण उसका विकास जो था वो बहुत तेजी से हुआ। तो चाइना ने क्या करा था, 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी और अपना आर्थिक एकांतवास खत्म करा था, जिसके कारण चाइना को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, फिर 1982 में इन्होंने कृषि का निजीकरण करा था, जिससे कि कृषि में इनको बेनिफिट हुआ था। 1998 में इन्होंने उद्योग जो है उसका निजीकरण कर दिया। ठीक है, सेज स्थापित किया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया, इससे इनको फायदा हुआ। फिर व्यापार के नए नियम इन्होंने निर्धारित करे और 2001 में ये इसका सदस्य बन गया था विश्व व्यापार संगठन, यानी डब्ल्यूटीओ का भी ये मेंबर बन गया था। ठीक है, तो इससे भी इनको क्या मिला, फायदा मिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के समर्थन में आपको तर्क देना है। यानी आप चाहते हो कि स्थायी सदस्यता भारत को मिले, तो आप क्या कहोगे। तो आप कहोगे कि भाई दुनिया में भारत जो है एक बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र जो दुनिया में अगर किसी का नाम आता है तो भारत का आता है। यूएनओ के बजट में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हम करते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में हम भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, ठीक है,
जो पुरानी धारणा थी, इसके स्थान पे अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। यानी कि पहले क्या होता था, कल्याणकारी राज्य, यानी सरकार जो थी वो जनता के कल्याण के लिए काम करती थी, अपना फोकस इस पे ज़्यादा रखती थी। लेकिन अब सरकार अपने आप को कुछ लिमिटेड कामों तक ही सीमित रखती है। राज्य का जो कार्य है वो सीमित हो गया है, जैसे कानून बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, यही राज्य का काम है। सरकार के जो निर्णय हैं उसमें हमें मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, राज्यों के हाथ में अब अत्याधुनिक आधुनिक तकनीक आ चुकी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है टेक्नोलॉजी के जरिए। फिर नागरिकों की सूचनाएं सरकार आसानी से इकट्ठा कर सकती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये है, अब इसी में आपको ऑप्शन में दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो आप इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, ये भी करा जा सकता था, ठीक है। तो इसको समझते हैं। वैश्वीकरण के कोई दो सांस्कृतिक प्रभाव बताने हैं। तो आज पूरी दुनिया में पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। फिर हमारी संस्कृति जो है उसमें विविधता देखने को मिल रही है, विविधता बढ़ रही है, हमारी खुद की संस्कृति का ह्रास हो रहा है, ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, ये सारी बातें आप यहाँ बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा की रणनीति के प्रमुख घटक, ये हमेशा पेपर में आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। लास्ट ईयर जो मैंने कराया था, जो वीडियोस बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारे मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए थे, तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे कि सर जो जो आपने वन शॉट में बताए थे वही क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे थे, ठीक है। तो आप वन शॉट वीडियो को अच्छे तरीके से देख के जाना है। सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे हम, अगर अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करेंगे तो। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे कानून है उसको भी मजबूत करेंगे, उन संस्थाओं के लिए काम करेंगे। देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करेंगे, क्योंकि देश के अंदर अगर गृह युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विकास, इसके लिए काम करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में जो भारत में विभाजन हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे। तो जो भी जगह विभाजन संबंधित थी वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, खासकर पंजाब और बंगाल में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। जो लोग विस्थापित हुए थे उन्हें सालों तक शरणार्थी के तौर पे शिविरों में रहना पड़ा था, यानी शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था। विभाजन के बाद, विभाजन में बड़ी आबादी अनियोजित और अव्यवस्थित स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। विभाजन में महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था। इसी के ऑप्शन में है कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने जो तीन चुनौतियां थी वो बतानी है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरे देश में एकता और अखंडता को बनाए रखना, लोकतंत्र को स्थापित करना, ठीक है, दूसरी चुनौती। फिर सभी के लिए समूचे समाज का विकास करना, यानी सभी को सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, सभी वर्गों का, इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये था। अब सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी में आपके होते हैं कार्टून वाले क्वेश्चन, मैप वाले क्वेश्चन और पैसेज वाले क्वेश्चन। इसको देखते हैं। ये पैसेज आया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैं सीधा आंसर पे ले चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो चाइना को नहीं माना जाता, आप सभी जानते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के किस देश में लोकतंत्र और सैन्य शासन का मिला जुला अनुभव रहा है। कहने का मतलब है दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जहाँ पे कभी लोकतांत्रिक सरकार भी रही है तो कभी सैनिक वाली सरकार भी रही है, ठीक है, सैन्य सरकार। तो पाकिस्तान में रहा है ऐसा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला सबसे पहला देश श्रीलंका था। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया था, व्यापार के लिए नियम जो थे वो सॉफ्ट कर दिए थे, यानी सिंपल नियम बना दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के किस देश में राजा की समर्थकों और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत, ये एक मानचित्र दे रखा है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको पहचानने हैं। तो यहाँ पे देखो ABCD करके ऐसे दे रखा है, इसको पहचानते हैं। वो राज्य जहाँ पे 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, ठीक है, 1952 से 67 के दौरान। वह राज्य जिसका संबंध स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल संचार, जो मंत्रिमंडल में जो संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, ये यूपी से थे, ठीक है। कहाँ से थे रफ़ी अहमद किदवई, यूपी से थे। 1957 में इस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, ये केरल में बनी थी, ठीक है, केरला में। फिर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जो है पंजाब से रिलेटेड थी। तो मैं आपको का सीधा आंसर दिखा देता हूँ, पंजाब हो जाएगा, केरल हो जाएगा, यूपी हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस की सत्ता नहीं थी, तो आप ऐसे बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये कार्टून वाला क्वेश्चन है। तो कार्टून में दिखाए गए जो सितारे हैं, सितारों का, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। ये जो सितारे दिखा रखे हैं वो किस बात का प्रतीक है। तो ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, ठीक है। इसमें टाइपिंग की मिस्टेक बहुत है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। आगे देखो, यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश का नाम आपको बताना है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है।
यूरोपीय संघ में को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दर्शाया गया है? ये इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि 2003 में इसने अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की थी, उसमें ये असफल हो गया था, ठीक है, इसलिए इसको टाइटैनिक जहाज की तरह दिखाया गया है। अब आपका लास्ट सेक्शन है, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें सभी क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, शुरुआती दौर में सोवियत संघ जो था, उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो सही तरीके से बढ़ रही थी, कोई खास उसको समस्या नहीं थी, ठीक है, लोगों के साथ सब कुछ सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गतिरोध होने लगी, यानी अर्थव्यवस्था में रुकावटें आने लगी। जो बुनियादी सुविधाएं थी वो भी जनता को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। गोरबाचेव जो थे, इन्होंने सुधारों की का प्रयास किया था, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से इनका विरोध होने लगा। जनता जो थी वो देश में, उनके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हो रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहते थे, सोवियत संघ से निकलना चाह रहे थे, ठीक है। हथियारों की होड़ में इन्होंने क्या करा था, हथियारों की होड़ में हमेशा अमेरिका को बराबर की टक्कर देने की कोशिश की। इसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था जो बिगड़ गई थी, खाद्यान्न संकट हो गया था, ठीक है, चीज़ों की कमी हो गई थी, और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा, इससे भी कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताएं बताइए। तो सोवियत प्रणाली जो थी, यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी, समाजवाद को से प्रेरित थी, ठीक है। यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता था, लोगों के लिए जो बेसिक सुविधाएं थी वो उपलब्ध थी, बेरोजगारी वगैरह नहीं थी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी लोगों को मिल जाती थी, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी जो पश्चिम के देशों से बेहतर थी, ठीक है। और उत्पादन के साधन पे राज्य का हाथ था, राज्य का पूरा कंट्रोल होता था, पिन से लेके कार तक इनका घरेलू लेवल पे ही बन जाता था, यानी इनका घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा था, ठीक है। निजी संपत्ति का ना होना, जिसे सामाजिक न्याय भी आप मान सकते हो, यहाँ पे ये था। इस अगले क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि महामारियां जो है मानवता की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, कोई एक उदाहरण देके आपको बताना है। तो आपको पता है महामारी जो होती है, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आप चाहे कोई भी बीमारी ले लो, चाहे एड्स ले लो, बर्ड फ्लू ले लो, सॉर्स ले लो, या आप कोविड देखोगे, कोविड आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब ऐसी चुनौतियों पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सोचिए। तो इस पे विजय कोई एक देश प्राप्त नहीं कर सकता, इसके लिए सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, मिलकर इन इन महामारी से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी देशों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, यानी कि सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के ऑप्शन में है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली की प्रक्रिया का जो अर्थ है वो आपको बताना है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में हिंसा को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो देखिए, सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर रहें तो आपस में विश्वास बहाली हो सकती है, ठीक है, गठबंधन कर सकते हैं, देशों के बीच में हिंसा को कम किया जा सकता है। अगर मान लो कोई सैन्य टकराव हो जाता है या कोई कंपटीशन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान करके। दोनों देश एक दूसरे पे अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक सैन्य योजनाओं को विषय में बताते हैं। होता क्या है, कई बार आप देखोगे कि विभिन्न देश क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी रहती है, तो वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम की जा सकती है। और सैन्य बल का वहीं पे मतलब लगाना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हथियार बनाने पे फोकस नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें आप यहाँ बता सकते थे। कोई गलत फहमी में पड़ के जंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29वां, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड जो कदम उठाए गए हैं आपको वो बताने हैं। तो हमने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को चेंज किया है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लेके आए, बिजली संरक्षण अधिनियम लेकर आए थे, ठीक है, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया हमारे यहाँ पे। इसी में है अगला क्वेश्चन कि वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन रहा है, तो संसाधन की भू राजनीति को ये किस प्रकार प्रभावित करता है। तो वैश्विक रणनीति में देखें तो तेल हमेशा से एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है, और कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पे निर्भर है, ठीक है। तो उससे उनको तेल से फायदा भी है, लेकिन उसको तेल से नुकसान भी है। नुकसान कैसे? क्योंकि ये उन देशों की नज़रों में रहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक है, अन्य चाइना जैसे देश है, ये कहीं ना कहीं इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी, आंसर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 30, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, उसकी सिफारिश क्या थी। ठीक है, क्या हुआ था कि मद्रास में अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी,
तेलुगु भाषी लोग जो थे वो कहते थे कि हमारे लिए अलग राज्य बना दीजिए और आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बना दीजिए, ठीक है। जो मद्रास, पुराना मद्रास था, वो आज तमिलनाडु वाला हिस्सा होता है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आंदोलन चला और उसके बाद दंगे भी हो गए थे। तो ऐसे में सरकार ने मजबूर होकर डिसाइड करा कि ठीक है, हम राज्यों को भाषा के आधार पर बना देंगे। तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका काम क्या था कि राज्यों का सीमांकन कैसे किया जाए, इस पे ध्यान देना था, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो थी रिपोर्ट में स्वीकार कर लिया था कि राज्यों का गठन वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पे कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पे उस समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के साथ रजवाड़ों के विलय में जो सरदार पटेल थे, इनकी भूमिका ऐतिहासिक है, इसको बताना है। तो बिल्कुल, आज़ादी के बाद रजवाड़ों को अगर भारतीय संघ में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसी ने, तो वो सरदार पटेल ने निभाई है, ठीक है। इन्होंने अपनी सूझबूझ से उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर करवा के उन सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको शामिल करने में काफ़ी दिक्कतें आई थी, ठीक है, लेकिन फिर उसको भी शामिल कर लिया गया था। तो आप ये बता सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इस पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।